अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। और आज हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान में जो हालात हैं आजकल, जो पारा चनार में जिस तरह से मारकाट की जा रही है, वो सभी के सामने है। लेकिन साथ ही साथ पीटीए यानी जो कि सारा कंट्रोल करता है इंटरनेट और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में, उनका कहना ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कहा, तो पाकिस्तान में जी मुकम्मल तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया जा सकता है। यकीनन गवर्नमेंट इस वक्त इस चीज़ से घबराई हुई है कि जो न्यूज़ आती हैं वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो रोक देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर रोकना मुश्किल होता है। जिस तरह से पारा चनार में जो टेंशन चल रही है वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है, और इसी तरह से बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी सामने आ गया है। साथ साथ आज़ाद कश्मीर के लोग भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी कंट्री के जिस जिस हिस्से में जो जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक पहुंच जाता है। और यही वजह है कि यकीनन चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, ये खास घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। और बार बार पीटीए से और डिफरेंट तरीके से लोगों को ये मैसेज दिलवाया जा रहा है कि अगर आप लोग बाज ना आए और आपने खबरें शेयर करना बंद ना किया तो हम मुकम्मल तौर पे सोशल मीडिया पर बैन लगा देंगे। लेकिन बहरहाल ऐसा करता हुआ कुछ दिखाई देता नहीं, इसलिए कि ये एक बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये चाइना नहीं बना सकते। डरा धमका रहे हैं तो बस यही करते रहिए, लेकिन अपने करतूत ठीक नहीं करने इन लोगों ने। ये कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जा सके। और अगर कोई सच्ची रिपोर्टिंग करता है तो उसको डराने धमकाने का काम जो है वो मुसलसल जारी है। बात करेंगे हम चाइना की और भारत की। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि चाइना के साथ टर्म्स ठीक हो सकते हैं अगर चाइना जो है और वो थोड़ी रिस्पेक्ट करे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। जी हाँ, अगर भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके ऊपर अगर चाइना जो है वो ठीक से बिहेव करेगा तो डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि टर्म्स ठीक हो सकते हैं। चाइना ने कई बार जो है वो ये बताया है कि वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना चाहता है। ट्रेड उनकी मुसलसल चल रही है, लेकिन उस ट्रेड को शायद बढ़ाना भी चाहते हैं। अगर चाइना और भारत में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर काम करने लगती हैं, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का क्या होगा? यानी कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ तो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि दोनों का दुश्मन या दोनों ने एक ही को दुश्मन मान के रखा है और वो है भारत। अब उसमें चाइना को तो इतना ज़्यादा नुकसान इसलिए दिखाई नहीं देता कि चाइना की तो ट्रेड भी चल रही है, कोई ना कोई बातचीत भी हो जाती है, एक दूसरे से नजरें भी नहीं चुरा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और भारत ना तो ट्रेड कर रहे हैं, ना ही बातचीत कर रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन जो है वो भी लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर चाइना के साथ भारत के टर्म्स ठीक हो गए और दोनों ने अपने डिफरेंसेस जो है उसके उसको सॉर्ट आउट कर लिया किसी तरीके से, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान को इसमें यकीनन सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े कि वो भी जो है वो भारत के साथ टर्म्स को ठीक करे। मगर किस शर्तों के ऊपर ये ज़रूर देखना होगा, इसलिए कि कश्मीर जो है उसके लिए तो ये आप समझ लीजिए कि कश्मीर एक ऐसा केस है जिसको हम मुसलसल जो है एक तरह तरीके से हमने उसको जिंदा करके रखा हुआ है, वरना वो एक खत्म हुआ हुआ एक हारे हुए केस की तरह है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान अपना कश्मीर का केस ऑलरेडी हार चुका है। सिर्फ बात सिर्फ इतनी है कि हम मानने को तैयार नहीं है कि जी कश्मीर हमारा नहीं रहा है, और हमें जो है वो कोई ऐसा काम डेवलपमेंट का या किसी चीज का नहीं किया जिससे कि हमारी साइड के कश्मीर के लोग जो है वो हमारे साथ रहना पसंद करें और वो भारत की तारीफ ना करें। इसमें ये केस जो है वो बगैर किसी, या ये कह लीजिए कि ये वॉर जो है, ये जंग जो है, ये मुकाबला जो है वो बगैर किसी गोली चलाए हुए, बगैर किसी मार काट के भारत जीत चुका है। लेकिन ये चीज पब्लिक की समझ में तो आ रही है, लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आ रही जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पाकिस्तान चलाते हैं, वो इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। और अगर कोई इनको ये सच्चाई ना दिखाने की कोशिश करे कि जी कश्मीर का इशू जो था वो अब इशू नहीं रहा, वो बातचीत खत्म हो चुकी है, कश्मीर का जो कहना चाहिए जो जंग थी या कश्मीर की जो लड़ाई थी वो आप हार चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 71 में हार गए थे। लेकिन ये बात आप ना 71 की मानते हैं और ना ही अब आप कश्मीर के ऊपर ये बात मानेंगे और ना ही मानने को तैयार है। खैर आपकी मर्जी।
آپ کو جو سوچنا ہے سوچیے، جو سمجھنا ہے سمجھیے، لیکن پبلک کو بہت کچھ سمجھ آ چکا ہے، اور اب آپ پبلک کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگانے کی کوشش جو کر رہے ہیں، کہ کبھی کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو بین کر دیں گے، اور کبھی لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کبھی لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے سے 26 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ اب چپ نہیں رہے گی۔ بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے، اور ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی کاغذات کے بغیر پاکستان میں داخلے پہ پابندی، ترخم بارڈر پر جو ہے لوگوں کی لائن لگ گئی ہے۔ جو افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے پاس پیپرز نہ ہوئے تو ان کو پاکستان میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا، جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں افغانستان کے جو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو کسی قسم کے پیپرز کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ KPK یا پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے۔ جیسے افغانستان کے لیے بھی پاکستان نے ایک ٹائم پر یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید وہ ہمارے ہی پروونس ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر ہمارے لوگ گئے تھے اور انہوں نے گورنمنٹ بنوائی تھی، اور اس کے بعد جی بڑا کاوا شاوا بھی پیتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ لیکن اب یہی پرابلم جو ہے افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کو مسلسل فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے اب لوگوں کو آنے نہیں دیا جائے گا جن کے پاس پراپر پیپرز نہیں ہوں گے۔ پاکستان نے پہلے تو خود ہی یہ وار آف ٹیرر کے نام پہ جو جنگ شروع کی تھی، یا جنگ کا حصہ بنے تھے، اس میں تو پہلے ہمیں پیسہ ویسا مل ہی رہا تھا۔ افغان ریفیوجیز کو رکھنے کے لیے بھی پاکستان کو پیسہ مل رہا تھا امریکہ سے، اب وہ پیسہ ملنا تقریباً بند ہو گیا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے اب افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان کو پسند نہیں ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہ افغان ریفیوجیز جو آئے تھے، جن کے بچے تک یہاں پیدا ہوئے ہیں، جو 40-50 سال سے پاکستان میں ہی رہتے ہیں، وہ اب واپس اپنی کنٹری کو چلے جائیں۔ اور اگر کوئی وہاں جا کر اور واپس آنے کی کوشش کرے گا تو جب تک اس کے پاس پراپر پیپرز نہیں ہوں گے اس کو انٹر ہونے نہیں دیا جائے گا۔ یہی ٹینشن جو ہے مسلسل بنی ہوئی ہے۔ TTP کے اٹیکس بھی جاری ہیں، اور یہاں سے جوابی کارروائی بھی جاری ہے۔ دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس کا حل نہیں نکل رہا۔ افغان طالبان جن کی گورنمنٹ ہے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جی افغان طالبان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی TTP جانے اور پاکستان جانے۔ پاکستان کہتا ہے کہ جی افغان طالبان جو ہے وہ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں یا سپورٹ دے رہے ہیں طالبان کی گورنمنٹ، اور طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے جی ہم کوئی سپورٹ نہیں دے رہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم ان کو روک بھی نہیں رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کنٹریز میں ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ٹرمز جو ہے بھارت سے پہلے ہی اچھے نہیں ہیں، اور ہر طرح کی ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بھارت میں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کشمیر میں الیکشنز ہیں، اور ان الیکشنز کو لے کر بھی وہاں پر کئی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں الیکشنز ہوں گے، کبھی کہتے ہیں الیکشنز نہیں ہوں گے، کبھی وہاں پر ڈیفرنٹ جو سو کالڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اٹیکس ہیں وہ بھی جاری ہیں، جس کے لیے بار بار پاکستان کا نام لیا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا وہ ٹیررسٹ یا کہہ لیجیے جو بھی اٹیک کر رہے ہیں وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کوئی خاص جواب نہیں دے رہا، لیکن پاکستان کا کہنا یہی ہے کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ وہی باتیں ہیں جو TTP کے لیے طالبان کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے اور ہمارے ریپلائز میں کوئی خاص فرق نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن بہرحال یہ چیز کہیں نہ کہیں جا کر رکنی ہوگی، روکنی ہوگی، اور رک بھی جانی چاہیے۔ فورن آفس پاکستان ہر تھرسڈے کو جی بریفنگ دیتے ہیں، اور آج بریفنگ میں انہوں نے ذکر کیا ہے حماس کے لیڈر کا، یعنی کہ جس کی ابھی جان گئی تھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس حماس کے لیڈر کے لیے جی کہا یہ گیا ہے فورن آفس کی طرف سے کہ اسرائیل کو جواب دینا ہوگا۔ اسرائیل کی مکمل طور پہ بائیکاٹ کی بات کی گئی ہے۔ اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ جی اسرائیل ریسپانسبل ہے اسماعیل ہانیہ کے مرڈر کے پیچھے۔ یا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان فورن آفس کی طرف سے کہ ہم جو ہے وہ بالکل ساتھ کھڑے ہیں ہانیہ جو ہے اس کی فیملی کے ساتھ، اور ہانیہ کو اسماعیل ہانیہ کو بار بار شہید کر کے ٹی وی چینلز پہ اور ہر جگہ پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ شہید ہے، اور اس کی وجہ سے بڑا بڑا دکھ ہے پاکستان کو کہ اس کو مار دیا گیا۔ لیکن پاکستان اگر اسی طریقے سے اس قسم کی جو ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا تو پھر اپنے آپ کو کس طریقے سے FATF اور دوسری جگہ سے بچا پائے گا، یہ خیر ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کا جواب ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کی اسماعیل ہانیہ سے ہونے والی آخری ملاقات۔ جی ہاں، ایران پہنچے ہیں اسحاق ڈار، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی کہا جا رہا ہے
तबीयत ठीक नहीं है, उनकी थोड़ी जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने ट्रैवल नहीं किया ईरान का। लेकिन इसहाक डार साहब जो हैं वो पहुंचे हैं और उनकी आखिरी मुलाकात उनकी हुई थी इस्माइल हानिया से, और ये लोग पहुंचे वही जो ओथ सेरेमनी की जा रही थी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की, वहां पर। और ये बड़ी ये पिक्चर जो है बड़ी शेयर की जा रही है और बताया जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब ने मुलाकात की और एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे पाकिस्तान में बताया जा रहा है इस्माइल हानिया को, यानी कि जो हमास का चीफ था उसको एक तरह से बहुत बड़ा लीडर बताया जा रहा है, और उसको हरगिज पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के जो करता धरता है वो उसको टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं। लेकिन खैर इनके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये जरूर है कि साथ ही साथ इसराइल के लिए भी काफी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की गई हैं फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और कहा यही गया है कि इसराइल को जो है वो इस किस्म के बुज़दिलाना हमले के लिए जो है वो जरूर जवाब देना पड़ेगा। पता नहीं वो हमें कब जवाब देगा इसराइल। सुन भी रहे हैं नेतन्याहू या नहीं। बहरहाल नेतन्याहू जो है वो तो अपनी कंट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा कोई स्टार की हैसियत नहीं रखते, क्योंकि अब तो इसराइल से भी लोग यही बात कर रहे हैं कि जो मासूम या इनोसेंट फलस्तीनी है उनकी जानें जिस तरह से जा रही हैं वो नहीं जानी चाहिए। लेकिन हमास ने जो खेल खेला है कि वो स्कूल हो चाहे वो हॉस्पिटल्स हो और आम लोग जहां पर रहते हैं उन लोगों को उसने जिस तरीके से ह्यूमन शील्ड बनाकर और इसराइल पर अटैक किए हैं, तो यकीनन ये सारी चीजें जो है वो लोग देख रहे हैं दुनिया में। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है, हमारे लोग कुछ इसी किस्म के हैं, अपनी मर्जी से अपनी ही जो दिल करता है वही मानते हैं और जो हकीकत है उससे नहीं मानते। खैर हम आपको बताते चलेंगे जी, सऊदी अरब यूएई की सॉरी बात करेंगे दुबई की। दुबई ने कहा है कि जी यूएई का कहना है कि अगर कोई दुबई में या यूएई में बैठकर और पाकिस्तान के जो इदारे हैं या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फौज है, उसके खिलाफ अगर बात करेगा तो जी बहुत सख्त किस्म के जो है उसके ऊपर एक्शन होगा, उसका वीजा कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके साथ साथ उसको जो है डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, और इस किस्म की चीजें जो है वो यूएई ने कही हैं। अब जाहिर है कि यूएई ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे ही ये इस तरह की बात की होगी। अब कौन लोग हैं जो दुबई में बैठकर या यूएई में बैठकर पाकिस्तान की एजेंसीज को या किसी को ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं? हो सकता है इमरान खान साहब के फॉलोअर हो, इमरान खान साहब के सपोर्टर हो, और इमरान खान के सपोर्टर जो है उनसे तो आजकल सभी परेशान है, मतलब खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट तो बहुत ही परेशान है। बाकी लोगों का पता नहीं। तो देखते हैं कि कहाँ तक इमरान खान के लोग जो है वो इमरान खान का साथ दे पाते हैं और कहाँ जाकर इमरान खान के लोग जो हैं उनको रोका जा सकता है। इसलिए कि खान साहब ने वैसे तो यू टर्न मार लिया है और उनका कहना यही है कि जी अब कोई फौज के खिलाफ या एजेंसीज के खिलाफ बात ना करे, लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब कहते रहे बताते रहे उसको देखते हुए लगता तो नहीं है कि लोग इस बात को समझ पाएंगे। बहरहाल बात करेंगे भारत जाने वाले तैयारे की, कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। जी हाँ, एक जो है वो पैसेंजर फ्लाइट जा रही थी भारत, और वहां से भारत जाने से पहले जो है वो उसके अंदर एक साहब जो थे उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, और उसके बाद मेडिकल बेसिस के ऊपर जो है इस तैयारे को यानी इस फ्लाइट को जो है वो कराची में लैंडिंग की परमिशन दे दी गई। उन साहब को जो है मस्कत से शायद ये फ्लाइट आ रही थी, तो वो साहब जो थे उनको जी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया कराची के, और इस तरह से भारत जाने वाली फ्लाइट को जो है इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है कराची एयरपोर्ट पे। जी हाँ, और खैर ये अच्छी बात है कि इस तरह की बात होनी चाहिए कि अगर किसी को कोई मेडिकल बेस के ऊपर जाहिर है कि अगर मेडिकल के लिए अगर किसी को इमरजेंसी है तो फ्लाइट को लैंड करने की इजाजत जो है वो दे देनी चाहिए। खैर ये तो खैर हमने आपको बताया ही था कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनको अगर पाकिस्तान आना है तो उन्हें प्रॉपर पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, वरना उनको आने नहीं दिया जाएगा। कराची में एक बार फिर जो है ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर जो है रोटी सस्ती नहीं बेच सकते, ये कहना है जी जितने भी जो तंदूर है या जो रोटियां जहाँ से मिलती हैं। उन्होंने कहा है कि जी गवर्नमेंट कह रही है कि जी रोटी जरा सस्ती कर दी जाए, लेकिन जो तंदूर वाले हैं या जो नान जिनका मिलती है उनका कहना ये है कि रोटी सस्ती नहीं बेच सकते, और उसका रीजन ये है कि आटा बहुत महंगा है और इस महंगाई के जमाने में सस्ती रोटी देना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो बेचारे मजदूर और ऐसे लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो किस वैसे डेली वेजेस पे तो हम भी काम करते हैं,
इसलिए हम भी डेली काम करते हैं। लेकिन बात सारी ये कि जो सड़क के ऊपर डेली वेजेस में काम करते हैं या किसी ऑफिस में डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन लोगों का हाल खराब है, इसलिए कि वो बेचारे घर तो जा नहीं सकते खाना खाने। वो अगर उनको लंच करना होगा या डिनर करना होगा तो डेफिनेटली उनको किसी ढाबे पे या किसी रेस्टोरेंट में या किसी ना किसी जगह जाकर खाना खाना होगा, और उसके लिए खाना खाना बहुत ही महंगा है। मैं हर उस इंसान से जो पाकिस्तान में रहता है और जिसमें ये हैसियत है कि वो दिन में चाहे रोज के हिसाब से अगर एक इंसान को आप खाना दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए। अपने घर से, अपने ऑफिस से बाहर निकलिए और कोई ऐसा आपको मिल जाए, जो कि अक्सर ही मिल जाते हैं, जिनको के खाने के पैसे नहीं है जिनके पास, यानी लंच के पैसे नहीं है, डिनर के पैसे नहीं है, तो आप उनको एक टाइम का खाना जरूर खिला दीजिए। इससे होगा ये कि आपके पास तो पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन ये कि उस बेचारे की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए कि जो मजदूर हमें जगह जगह बैठे हुए दिखाई देते हैं रोड्स के ऊपर, पूरा दिन इनको निकल जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे दिन के बाद भी इनको कोई काम नहीं मिलता। कई लोग जो हैं वो चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे कराची हो, या कोई भी दूसरी सिटी पाकिस्तान की, अगर आप रोड के ऊपर गाड़ी लेकर अपनी जाएं या पैदल जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे मजदूर बैठे हुए हैं और वो इस इंतजार में है कि शायद कोई आएगा और उनसे कहेगा कि जी एक काम है और उनको ले जाएगा, ताकि एक दिन की दिहाड़ी या एक दिन का जो डेली वेजेस का काम जैसे होता है वो उनको मिल सके। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूरा दिन बैठे रहते हैं और किसी को भी काम नहीं मिलता। उसके बहुत से रीजन होते हैं, कभी लोगों को कोई काम चाहिए ही नहीं है, या कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी क्या है करके, तो वो बेचारे जो है सारा दिन वहां बैठे रहते हैं और उसके बाद दूसरे दिन की उम्मीद में फिर अपने घरों को चले जाते हैं, जहां यकीनन उनकी फैमिलीज भी उनके इंतजार में होती होंगी कि वो कुछ कमा के लाएंगे तो वो घर में खाना डालेंगे या खाना रखेंगे, सॉरी। तो आप लोगों को ये चाहिए, यानी सारे पाकिस्तानी जो हैं, मैं उनको कह रही हूँ जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, कि आप एक टाइम का खाना जो है वो जरूर इन मजदूरों को दे दीजिए। मतलब एक को दे दीजिए, ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रही कि जितने बैठे हुए 10 के 10 आप उनको दे सकते हैं। किसी एक को जो है वो खाना दे दीजिए या उसके पैसे दे दीजिए कि जिससे वो जाकर एक टाइम का खाना खा ले। और आई एम श्योर कि वो इतना महंगा नहीं होता वो खाना, यानी उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, थोड़ा बहुत भी पैसा है, उनके लिए इतना इतना महंगा या इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि आप किसी को एक वक्त का खाना दे सकें। तो अगर डेली आप ऐसा कर लें, या डेली अगर नहीं करना चाहते, चलें वीक में 2 दिन कर लीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिए कि इन मजदूरों को खाना दे दीजिए। हो सकता है बाकी के दिन भी ऊपर वाला उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल दे, लेकिन अगर 2 दिन आपके पास से चला जाएगा तो मेरा ख्याल है कि बरकत ही आती है, उससे कमी कोई नहीं होती। बहरहाल मैं यहाँ पे, अब लोग कहेंगे पता नहीं क्या भाषण शुरू कर दिया इसने, खैर मैं आगे बढ़ती हूँ। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल। जी हाँ, कल इंटरनेट सर्विसेज जो थी वो बहुत खराब चल रही थी या चलाई जा रही थी। खुद से ये सब कुछ किया गया था या इत्तेफाक से हो गया था, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कल इंटरनेट सर्विसेज काफी खराब थी पाकिस्तान में। और आज ये कहा जा रहा है कि जी अब तमाम इंटरनेट सर्विसेज जो है वो ठीक हो गई, लेकिन साथ ही साथ पीटीए का मैसेज भी मुसलसल आ रहा है कि जी अगर गवर्नमेंट ने कहा तो सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पे बैन किया जा सकता है, लेकिन कर नहीं सकते, इसलिए कि गवर्नमेंट ने भी जाहिर है कि यहीं रहना है। गवर्नमेंट समझती है कि अगर ऐसा कुछ किया तो पब्लिक फिर उनकी ऐसी तैसी कर देगी, तो इसलिए मेरा ख्याल है सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है उन लोगों को जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो लोग जो इमरान खान के साथ होने की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं फौज को। और फौज को जो है वो जाहिर क्रिटिसिज्म पसंद नहीं। वैसे तो इमरान खान का कहना यही है कि जी हर एक के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, तो इन पे भी किया जा सकता है, लेकिन बात सारी ये है कि पूरी कंट्री को तो ये कंट्रोल करते हैं, तो अगर आप इनके ऊपर क्रिटिसाइज करें, और वो भी एक दो चार लोग नहीं, पहले ऐसा था ना, थोड़े से लोग थे हमारे जैसे, दो चार ही थे जो बोलते थे, बाकी कोई नहीं कहता था। अब इमरान खान साहब की वजह से हजारों की तादाद में लोग ऐसे आ गए जो सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, गवर्नमेंट को भी, हर एक को। तो जाहिर है कि अब तो प्रॉब्लम तो इनको आएगी, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इस चीज को किस तरह से हैंडल किया जाता है। बात तो सारी वही है कि आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, क्रिटिसिज्म अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं होता है। ये सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान में यहीं से शुरू होती है। खैर हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलेंगे। थैंक यू।